Okay. So you have seen now that before 4.6 billion years ago, Earth was formed. And at this time, the environment was quite adverse. Okay. Adverse for what? Adverse for the current living forms which are existing on Earth today. But for other living forms to emerge, which are quite different than the forms which are found on the Earth today, for them, those conditions were not adverse. In fact, those organisms were arised from those conditions only, abiotic conditions. But for the organisms to arise, first, synthesis of biomicromolecules should have taken place. And then synthesis of biomicromolecule will take place later. So during 4.6 billion years ago, origin of Earth. 3.5 billion years ago, origin of prokaryotes has happened. So by this time, the abiotic Earth has no longer in existence. Now the Earth is biotic. Earth has become biotic. Living forms have appeared. ठीक, बायोटिक अर्थ बनने के बाद फिर डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिंथेसाइज हुए, किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और वो फिर सिंथेसाइज होने के बाद जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेथ हो गया तो या तो डिके हो गए, डिकम्पोज हो गए। डिकम्पोज भी कौन करेगा? बायोलॉजिकल एजेंट्स ही डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। तो डिकम्पोजर्स का कहानी अलग है। डिकम्पोजर्स बहुत बाद में आए अर्थ के इवोल्यूशन में, इसीलिए आपको कोयला मिलता है, पेट्रोल मिलता है धरती खोदने पर। अगर डिकम्पोजर्स जो है, क्योंकि डिकम्पोजर्स भी जो है प्रोकैरियोट्स हैं आपके, तो ऐसा माना गया कि प्रोकैरियोट्स तो पहले आ गया तो डिकम्पोजर्स पहले आ गए होंगे। नहीं, ये ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जो कि अर्ली टाइप ऑफ, पहले वाले जो प्रोकैरियोट्स है उनसे इवॉल्व हुए, वो भी इवोल्यूशन के अपने टिप पर है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स इवॉल्व हुए। तो कार्बोनिफेरस टाइम में आपके कोई डिकम्पोजर्स नहीं थे इस तरह के। इनफैक्ट वुड डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, कोई ऐसा बैक्टीरिया आज के डेट में अगर कोई पत्ती गिर जाए जमीन पर तो वो सड़ जाएगा कुछ दिन में। लेकिन कार्बोनिफेरस पीरियड में, यानी मिसोजोइक, जुरासिक टाइम के पहले, जुरासिक एरा के पहले मिसोजोइक एरा है जिसमें ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड है। मिसोजोइक एरा के पहले जो एरा था उसमें पीरियड जो है उसका नाम है, यानी भूल रहा है नाम, हाँ, कार्बोनिफेरस पीरियड में उस समय एक कैटास्ट्रॉफी आया था, महाप्रलय समझ लीजिए, एंड दैट वाज फोर्थ। धरती के हिस्ट्री में 5 बार महाप्रलय आया है, ये चौथा महाप्रलय था। तो उस समय जितने भी जीव जंतु थे 96% खत्म हो गए और वो सब धरती के अंदर समा गए। तो चूंकि डिकम्पोजर्स नहीं थे तो वो डिकम्पोज, हाँ क्या बोल रहे हैं, आज के डेट में धरती पर कोई पत्ता गिर जाए, कोई लकड़ी का टुकड़ा, पत्ता या कोई डेड कोई ऑर्गेनिज्म ही कोई मर गया, कोई, तो क्या होगा? कुछ दिन में सड़ जाता है। लेकिन उस समय डिकम्पोजर्स नहीं थे तो वो सड़ नहीं पाते थे, वो बरसों तक ऐसे ही पड़े रहेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसे ही बिना सड़े पड़ा हुआ है, डेड बॉडी या डेड वुड, मतलब वुड प्लांट का कोई हिस्सा। और कार्बोनिफेरस पीरियड में जो, और उस समय से चलते आ रहा था जब से धरती बनी, कार्बोनिफेरस पीरियड आपका स्टार्ट होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 200-250 मिलियन साल पहले, 1 सेकेंड, 250 मिलियन मिसोजोइक एरा स्टार्ट होता है। 1 सेकेंड, मिसोजोइक एरा, हाँ 250 से ही बोले, 250 मिलियन साल पहले, 252 मिलियन ईयर्स अगो मिसोजोइक एरा स्टार्ट हो जाता है, जिसका हिस्सा है ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड। ट्रायसिक
जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड मिला करके हो जाता है। ये तीनों मिल करके है मिसोजोइक एरा। यही इसी मिसोजोइक एरा को ही एज ऑफ रेप्टाइल्स बोलते हैं, और इसमें से जुरासिक पीरियड जो है उसको बोलते हैं एज ऑफ डायनासोर। मिसोजोइक एरा को 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। और क्रिटेशियस तीसरा पीरियड जो है मिसोजोइक एरा का, क्रिटेशियस पीरियड खत्म हुआ करीब 65 मिलियन ईयर्स अगो, 65 मिलियन साल पहले। तो 250 से समझ लो, मोटा मोटी 250 मिलियन साल से 65 मिलियन साल तक चला मिसोजोइक एरा। ठीक है। तो पांचवा जो कैटास्ट्रोफी था, जो सबसे लास्ट वाला महाप्रलय आया अभी से, पांचवा वाला जो अभी सबसे रिसेंट वाला है, वो 65 मिलियन ईयर्स पहले आया। ठीक है, मिसोजोइक एरा के अंत में, जिसकी वजह से डायनासोर विलुप्त हो गए। ठीक है। जो चौथा वाला महाप्रलय था वो आया था आपका इसके मिसोजोइक एरा के पहले। तो उस समय डिकम्पोजर्स थे नहीं। ओके, डिकम्पोजर्स अपीयर हुए आपके मिसोजोइक एरा में, समवेयर इन मिसोजोइक एरा। तो उसके पहले जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे मरते थे, पड़ते थे, जमीन पर आते थे, वो सब सड़ते नहीं थे, ऐसे ही पड़े रहते थे। ठीक है। तो जब चौथा महाप्रलय आया जिसमें धरती उलट पुलट हो गई, बहुत सारा जो धरती का पेड़ था वो सब जमीन में दब गया अंदर, और वो कोयले बन गया आज के डेट में। अगर जमीन पर रहता तो चूंकि डिकम्पोज नहीं भी करेगा तो भी बारिश से, रेन से इधर उधर लुढ़कते घटकते, घर्षण होते होते टूट फूट के छोटा छोटा टुकड़ा बन के वो फिर माइक्रो पार्टिकल्स बन जाता। डिकम्पोज नहीं होता लेकिन माइक्रो पार्टिकल्स बनता है। जैसे कि आप देखते हैं प्लास्टिक के केस में, प्लास्टिक को कौन डिकम्पोज करता है? कोई डिकम्पोज नहीं कर पाता है। लेकिन 5 साल से प्लास्टिक पड़ा हुआ है, लेकिन वो फिर गायब हो जाता है। जैसे मुंगेर शहर के बाहर पूरा प्लास्टिक डंप कर रहा है, वो क्या होगा? धीरे धीरे वो डिकम्पोज तो नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ सालों के बाद वो गायब हो जाएगा। गायब होने का मतलब वो टूटते 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 इतने छोटे छोटे महीन महीन पार्टिकल्स में, माइक्रोप्लास्टिक्स में बदल जाएंगे, और वो मिट्टी का हिस्सा हो जाएंगे। जैसे मिट्टी में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और वो उसके हिस्सा है, तो माइक्रोप्लास्टिक्स भी उसका हिस्सा बन जाएंगे। उसी तरह उस समय भी क्या होता था, सड़ते नहीं थे लेकिन टूट टूट के विखंडित होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के मिट्टी का हिस्सा हो गए। तो कोयला कैसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। जो उस समय जो डिवास्टेशन हुआ, वो जो जमीन में दब गए, डिकम्पोज हो नहीं सकते, जमीन में दब गए, वो कोयला बन गया। यही कहानी हुआ सी में। इसीलिए ज्यादातर तेल, पेट्रोलियम, ये सब कहाँ मिलता है? सी में मिलता है। जमीन पर तो पेड़ गिरे, समुद्र में क्या गिरेगा? पानी में पेड़ गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। तो वहां पर क्या गिरे? जो मरीन एनिमल्स थे, लाइफ तो मरीन एनिमल्स मरीन फॉर्म में ही था पहले, डाइवर्सिटी पूरा। लैंड पर लाइफ कब आया? साइलुरियन पीरियड में आया था, इसके पहले क्रिटेशियस के पहले। और तो ज्यादातर लाइफ मरीन में था। तो वो जब डेथ होता था जो भी ऑर्गेनिजम्स का समुद्र में, वो मर करके जमीन सिंक कर जाता था बॉटम में, सी बॉटम में आ गया, बैठ गया नीचे, या फ्लोट करते रहा तो कोई उसको खा गया, दूसरा एनिमल भारी था सिंक कर गया। सिंक किया, और सिंक करते करते ओशियन का बेड जो है वो फिर भरते गया। सिंक करने के बाद वो सर नहीं रहा, कोई डिकम्पोजर है नहीं, तो फिर मिट्टी की गाद उस पर से जमती गई और सी बेड में दबते गया। जो ऑर्गेनिजम्स थे, एनिमल्स थे, वो फिर तब्दील हो गए क्रूड ऑयल में, पेट्रोलियम में, और जमीन पर जो पेड़ दबे वो बदल गए कोयला। तो ये कहानी ये था। आगे समझ में आ रहा है आपको? हेलो? यस सर। ठीक है। तो ये 900 मिलियन साल में ये एबायोटिक से बायोटिक हुआ, और इसमें बहुत सारी तब्दीलियां आई। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स बने, फिर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स बने। उसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल्स अपीयर होने के बाद फिर आरएनए वर्ल्ड आया। आरएनए वर्ल्ड और मेटाबॉलिक पाथवे, क्योंकि आरएनए वर्ल्ड बनने के लिए फिर न्यूक्लियोटाइड्स का सिंथेसिस चाहिए था, और कुछ मेटाबॉलिक
पाथवे भी एक्टिवेट हो गए थे, क्योंकि पेप्टाइड चल रहा था पहले से। आरएनए वर्ल्ड में पेप्टाइड भी शुरू हुआ सिंथेसिस। फिर डीएनए का अपीयरेंस हुआ। अभी भी ये प्रोकैरियोटिक लाइफ नहीं आया है, 900 मिलियन तक चल रहा है। अब जब डीएनए को मिल गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सुटेबल लिपिड पार्टनर का सिंथेसिस हो गया उसका, ऐसा लिपिड पार्टनर हो जिसका पोलर हेड ग्रुप हो और हाइड्रोफोबिक टेल हो, ऐसा लिपिड चाहिए। जब ऐसा लिपिड बन गया, पोलर हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, now the formation of lipid bilayer is possible. लिपिड बाइलेयर बन गया। if you place this molecule polar head and non polar tail, तो वो खुद ब खुद अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेगा, यानी इट विल बिकम लाइक ए बाइलेयर। व्हाई? बिकॉज hydrophobic tail interacts with each other, they like each other, these hydrophobic tails. Hydrophobic means in these tails a long carbon chain will be present, and you have studied in chemistry that as the number of carbon increases, hydrophobicity also increases in that molecule. So lipid bilayer ban gaya। ab ye it will form the boundary of the cell, it has full ability for the formation of the cellular boundary। एक बार बाउंड्री फॉर्म हो गई, अब ये डीएनए आरएनए जो सिंथेसाइज हो रहा था वो लॉस्ट हो जा रहा था, ओपन में था, वह जो है सो एनकैप्सुलेट होने के बाद नाउ इट विल स्टार्ट इट्स परपिचुएशन। ओके, अब इसके बाद एट दिस स्टेज, वंस द न्यूक्लियर मटेरियल हैज come inside the cell, okay, enclosed by the plasma membrane, now the prokaryotic life started at this point of time, prokaryotic life started। कितना साल लगा? 900 मिलियन साल। ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। डायनासोर की विलुप्ति 65 मिलियन साल पहले हुई थी सिर्फ, और 900 मिलियन साल तक ये एबायोटिक अर्थ में जो काफी सारे प्रोसेसेस हुए, और उन प्रोसेसेस की वजह से अंत में एक सेल मिल गया जो कि पहला सेल था, और वो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल था। होप यू हैव गॉट इट। यस सर। ओके, अब पहला सेल मिलने के बाद, इसकी उत्पत्ति होने के बाद, फिर ये कितना है? यहाँ भी 900 मिलियन साल है ना, या ज्यादा है? यहाँ पर 1.1 है, सॉरी 1.1 बिलियन ईयर्स, और कह लो 1 बिलियन साल तक। 1 बिलियन साल, 1 बिलियन बराबर कितना होता है? एनीबॉडी फ्रॉम मैथ? किसी को है? 9 years। 10 to the power 9। अगर इसको हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में कहेंगे तो कितना लाख, कितना करोड़ कह सकते हो? 10 to the power 9 10। कितना हो गया? 1 करोड़ में 7 शून्य होता है, तो ये हो गया 100 करोड़। 100 करोड़ हुआ ना? 1 लाख में 5 शून्य होता है, 3 4 5, 1 लाख हो गया। इसमें 4 शून्य और लगा दो, 1 बिलियन बराबर 3 4 3 7 दोनों, 1 बिलियन बराबर 100 करोड़ लाख हो गया, 100 करोड़। तो 100 करोड़ साल तक यह प्रक्रिया चली। समझे कौन सी प्रक्रिया? कि अब प्रोकैरियोट्स जो है यूकैरियोट्स में इवॉल्व हो गया। तो यूकैरियोट्स की क्या खासियत है, इसको मिटा दूं, ये आप समझ गए। एबायोटिक वर्ल्ड से बायोटिक वर्ल्ड, उसके बाद प्रोकैरियोटिक लाइफ स्टार्टेड इन द बायोटिक वर्ल्ड ओनली, फिर प्रोकैरियोट से फिर टाइमलाइन भी आप समझ गए।
इसको मिटा दूं? Yes. अब यहाँ पर एक और थ्योरी है, हाइपोथेसिस है, एंड वी हैव साइंटिस्ट हैव फाउंड इनफ साइंटिफिक evidence, substantial scientific evidence in support of this hypothesis, and the name of the hypothesis is endosymbiotic theory. When we find supporting evidence, enough supporting evidence for a hypothesis, then that hypothesis become theorem or the theory. It becomes part of the theory, means it has been established now that this hypothesis is true. पहले hypothesis दिया जाता है, इसी तरह से साइंटिफिक प्रोसीजर काम करता है। पहले अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा हो सकता है, लॉजिक के आधार पर कई सारे अनुमान लगाए जाते हैं। उसके बाद उन अनुमानों को सिद्ध करने की कोशिश की जाती है। तो सिद्ध करने की कोशिश में कुछ अनुमान जो है असिद्ध हो जाएंगे, गलत साबित हो जाएंगे, और कुछ अनुमान जो है सिद्ध हो जाएंगे। जो अनुमान सिद्ध हो गया वह अनुमान अब थ्योरी बन जाता है। तो यह अनुमान जो था, पहले अनुमान क्या था? अनुमान ये था कि कुछ प्रोकैरियोट्स जो थे वो पैरासिटिक हो गए ऑन अदर प्रोकैरियोट्स, या 1 बिलियन साल के अंदर। इतना सारा 1 बिलियन 100 करोड़ साल में कितनी सारी घटनाएं हुई होंगी। ये सब यूनिसेलुलर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते 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 कुछ यूनिसेलुलर जो पैरासिटिक होकर दूसरे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, अब सब यूनिसेलुलर है। प्रोकैरियोट्स बोलोगे तो यूनिसेलुलर इसका मतलब है ही, ठीक है। तो कुछ प्रोकैरियोट्स दूसरे प्रोकैरियोट्स में एंटर कर गए, और एंटर करने के बाद दे एक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड फंक्शन। सम प्रोकैरियोट्स जो एंटर किए वो दे बिकेम माइटोकॉन्ड्रिया, एंड कुछ सेल्स जो एंटर किए प्रोकैरियोट दे बिकेम क्लोरोप्लास्ट। और जो सेल था जिसके अंदर वो एंटर हुए, ठीक है, इन ए बिगर प्रोकैरियोटिक सेल, some cells enter it and they became mitochondria. They are specialized for cellular mode of respiration. Okay, abiotic respiration means the respiration in which oxygen will be consumed. Okay, अभी तक क्या है, प्रोकैरियोट्स का लाइफ जो है थोड़ा सा इवॉल्व हुआ। पहले प्रोकैरियोट्स क्या थे? एसेंशियली प्रोकैरियोट्स आर क्या है, एबायोटिक, सॉरी एनारोबिक। एबायोटिक हम बार बार बोल रहे हैं, एनारोबिक यानी इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती फॉर देयर सर्वाइवल। धीरे धीरे क्या हुआ, सम ऑफ द एनारोब्स दे एंटर द सेल, और कुछ एनारोब्स जो है उनके अंदर मॉडिफिकेशंस हुए। 1 बिलियन साल में काफी मॉडिफिकेशंस हुए, एंड दे एंटर द प्रोकैरियोटिक सेल्स। और क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए, इनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन डेवलप हुआ, कॉम्प्लेक्स 1 to 4 ये सब डेवलप हुए, F1 F0 ATPase बन गए। सो इस तरह से ये भी प्रक्रिया चल रही थी, और यह अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि इसको सबस्ट्रेट चाहिए, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो काबिल है, लेकिन इसको एज ए सबस्ट्रेट चाहिए। क्या चाहिए सबस्ट्रेट? रिड्यूस्ड कोएजेंट NADH+H+। तो यह किसी सेल के अंदर एंटर किया जो पहले से प्रोकैरियोट था, अब उसका हिस्सा बन गया हमेशा के लिए, इसके साथ एसोसिएशन बना दिया। तो यह जो सेल हो गया, अब इस सेल को जिसका ये हिस्सा बन गया, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करके, क्योंकि इस सेल में ग्लाइकोलाइसिस तो चल ही रहा है, क्योंकि प्रोकैरियोट कहाँ से एनर्जी ऑब्टेन करता है? ग्लाइकोलाइसिस से। ग्लाइकोलाइसिस तो चल ही रहा है, ग्लाइकोलाइसिस चलने के वजह से उसका जो एंड प्रोडक्ट है, यानी एक तो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का पायरूवेट, और दूसरा एंड प्रोडक्ट उसका जो हमको मिलता है एटीपी मिलता है, 2 नेट एटीपी। तो चलो ये एनर्जी में खर्च होगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्या है, उसको बोलते हैं NADH+H+। दीज आर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एजेंट्स।
ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिजेक्शन एजेंट्स जो है they get oxidized, they get reduced in different chemical reactions. So in glycolysis, oxidized NAD plus gets converted into NAD plus plus H plus. That is the reduced form. ठीक है, ये हो गया आपका NAD plus, ये oxidized form है, और reduced form is NADH plus H plus. And this NADH plus H plus can drive NAD, ये तो ऑक्सीडाइज फॉर्म है, अगर रिड्यूस्ड फॉर्म लिखोगे तो NADH plus H plus this will, what you will do, what this does in your body, यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ड्राइव करते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं वर्ड से, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ड्राइव करने की वजह से इन दिस स्पेस, this is the space between inner mitochondrial membrane and outer mitochondrial membrane. In this space a proton gradient is generated, H plus ions are concentrated here because of this action, where NADH plus H plus gives electron, a pair of electron to respiratory complexes such as complex 1, complex 2, complex 3 and complex 4. complex 2 को ये नहीं देता है, complex 2 को FADH2 देता है। तो यह जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है, जिसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करके ये प्रोटॉन को मैट्रिक्स से, यहाँ ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से प्रोटॉन को पंप करके स्पेस में भेज दिया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल आउटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, एंड फ्रॉम इन दिस स्पेस प्रोटॉन पंप जनरेट हुआ। प्रोटॉन पंप से जो है फिर बाद में F1 F0 ATPase से प्रोटॉन जो है फिर से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेज दिया गया, और इसके बदले में ATP सिंथेसाइज कर लिया जाता है। तो ये प्रक्रिया हो। अब ये स्पेशलाइज सेल्स तो ये बदले में करके दिया, कहा क्या कि प्रोकैरियोट हम आपको, आप ग्लाइकोलाइसिस से एक ग्लूकोज को तो ब्रेक डाउन करते हो, आपको क्या मिलता है, 2 ATP, बस 2 ATP और एक NADH मिलता है बस। हम आपको जो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, पायरूवेट, उसको हम फिर से और ऑक्सीडाइज करेंगे, उसमें अभी भी बहुत ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल है, ठीक है, आप उसको अच्छा से नहीं एनर्जी को डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम दिस कार्बोहाइड्रेट। तो पायरूवेट को हम और इसको हम एनर्जी से निकालेंगे, और उसके बाद हम और ज्यादा NADH प्रोवाइड करेंगे आप अपने यूज के लिए, सेल के लिए। साथ ही साथ ये NADH जब प्रोवाइड होगा तो ATP भी बहुत ज्यादा मात्रा में बनेगी, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट हम कर देंगे अपने अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया का स्पेशल सेल है, उससे ज्यादा और ATP निकलेगा, और उसको आप यूज करते रहो, बदले में हमको पायरूवेट देते रहो। हमको क्या चाहिए, पायरूवेट चाहिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद और आपके लिए ये एंड प्रोडक्ट जो है कोई काम का नहीं है, काम का है मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सब काम का है। दूसरा बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज होगा पायरूवेट से, मान लिया अमाइनो एसिड दूसरा बन जाएगा, ओके, ये सब। लेकिन पायरूवेट से आगे एनर्जी नहीं निकाल सकते थे प्रोकैरियोट्स, एनर्जी नहीं डिराइव कर सकते, बट हम लोग यूकैरियोट्स वी डिराइव द एनर्जी फ्रॉम द पायरूवेट, एंड थैंक्स टू दीज एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया। So mitochondria is a type of bacteria, ancient bacteria, which is internalized in the cell, prokaryotic cell, and then later on these cells become, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके अंदर एनर्जी बन रहा है, मेटाबॉलिक पाथवेज बहुत सारे अब होंगे, क्योंकि एनर्जी का अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पहले एनर्जी का जो प्रेशर था सर्वाइवल पर था। 1 second ना, हेलो, दिख रहा है ड्राइंग मेरा आपको? यस सर। ओके, यस सर। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहता है प्रोकैरियोट जो है इंटरनलाइज्ड हो गया,
अब ये हमेशा के लिए आपस में संबंध बना लिए। ये कब बनाए? 2.6 बिलियन ईयर्स अगो फ्रॉम दिस टाइम। अब एक बार संबंध बन गया, ये जन्म जन्म का हो गया पूरा। अब ये सेल्स कहलाए यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए, पोरीफेरा, निडेरिया, सिलेंट्रेटा, आगे फिर 9 किंगडम क्लासिफिकेशन, लास्ट में जाके नोटोकॉर्ड अपीयर हुआ। तो ये सब किस वजह से? फिर कॉर्डेट आया। ये सब क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? प्रोकैरियोट में संभव नहीं था। यूकैरियोट्स जब बन गए तब ये सब एडवांसमेंट्स हुए। तो आप भी यूकैरियोट्स हो ना, कि प्रोकैरियोट्स हो? ओके, इतना क्लियर है आपको? ज्यादा नहीं देंगे इसको, आप अभी मगअप कीजिए। काफी कुछ अभी बताना रह गया है इस पोर्शन में। तो इसी को बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। और इसी तरह से प्लांट का दूसरे तरह के एक सेल का और हुआ, क्लोरोप्लास्ट इंटरनलाइज हुआ। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया वाले सेल भी इंटरनलाइज हुए। सो ये सेल स्पेशल फंक्शन अख्तियार कर लिए फिर फोटोसिंथेसिस करने के लिए। जो सेल फोटोसिंथेसिस करेगा वो सेलुलर रेस्पिरेशन भी करेगा एरोबिकली। ठीक है, एक और इंटरनलाइज हुआ तो ये प्लांट बन गए। वन मोर प्रोकैरियोट्स। अब ये हमेशा के लिए रह गया। अब इसका कहोगे कि कैसे माने कि हम ये पैरासाइट था, पहले दूसरे सेल थे, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत सारे एविडेंस मिले इसके लिए हमको, मॉलिक्यूलर एविडेंस मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया में 3 या 4 इनका अपना डीएनए है। समझे? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का अपना डीएनए, एंड दैट डीएनए इज सर्कुलर एंड 3 to 4 इन नंबर। ज्यादा भी हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट किया 2-3 डीएनए। और माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स जो है, द इंपोर्टेंट प्रोटीन्स जो है, जो कि इन्वॉल्व है इन द सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन, उसके जीन्स जो है इज प्रेजेंट ऑन द माइटोकॉन्ड्रियल सर्कुलर डीएनए, एंड दीज जीन्स हैव रिजेम्बलेंस विद द earliest prokaryotic genes of those times. So we have enough scientific substantial evidence in the support of this hypothesis, which is endosymbiotic hypothesis. And now this hypothesis has become the theory, endosymbiotic theory, and widely accepted now. Widely accepted. Clear? Yes, sir. Okay, चलिए अभी ब्रेक लेते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी अब अगले संडे होगी। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया? यस सर। रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ पे अवेलेबल रहता है? कि सारे बच्चे, आप लोगों को बताया जा चुका है कि कॉलेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। और आज के क्लास में जो बच्चे प्रेजेंट हैं, इसगिंधा है? यस सर। इनको थोड़ा सा एक्सपोजर मार दो, और इनको आप ग्रुप में, वो जो रेगुलर वाला ग्रुप है, कोर ग्रुप, उसमें ऐड कर दीजिए इन लोगों को, जो आज और पिछला क्लास और आज वाले क्लास में प्रेजेंट रहे हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ किनको ऐड करो। जो सिर्फ आज आए हैं उनको अगले क्लास में एंट्री मिलेगी, क्योंकि वो जब तक रेगुलर नहीं होंगे मैं कोर ग्रुप में उनको एंट्री नहीं दूंगा। 1 सेकेंड, रिकॉर्डिंग शुड बी पॉज।